Assalamu alaikum, dear students. I hope you be fine inside your homes. Today is 2nd of September 2020 and it's class 10th subject Geography. Topic question number 2nd, part 3rd of unit 1st Resource and Development. I am from BHS Pansgam, namely Mr. Nisar Ahmed Khaja. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 2nd है, इसका पार्ट 3rd. क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सोइल इरोजन इन द हिली एरियाज. हिली एरियाज में कौन से कदम हमने उठाने हैं जिससे हम सोइल इरोजन, जो लॉस ऑफ टॉप सोइल होता है या रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय द एक्शन ऑफ विंड या रेनिंग डाउन ऑफ वाटर या अदर क्लाइमेटिक चेंजेस से होता है, इस सोइल इरोजन को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, स्पेशली इन हिली एरियाज. तो सोयल जो आपको पता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोलियम विच मीन्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ's crust या अपर पार्ट ऑफ द अर्थ's crust. Then there are different types of soils, black soil, red soil, alluvial soil, जिसको रगर soil भी बोलते हैं, which is suitable for cotton. तो कुछ स्टेप्स है जिससे हम हिली एरियाज में सोइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सोइल को लॉस होने से बचा सकते हैं. And the first very step is planting of trees to form shelter belts. First step है planting of trees. हमने ज्यादा से ज्यादा trees लगाने हैं to form shelter belts. जब हम रोज में trees को plant करेंगे तो इससे जिसको हम shelter belts बोलते हैं, इससे जो wind होगा वो भी चेक हम कर सकते हैं. विंड ब्लोइंग वो भी इसको प्रोटेक्ट कर सकता है कि विंड कौन से साइड से, कौन सी दिशा से आती है. तो जो शेल्टर बेल्ट्स जो होता है, इससे एक्शन ऑफ जो विंड है वो पता चलता है कि विंड कहाँ से आती है और इससे हम सोयल इरोजन को बचा सकते हैं. ये सोयल को खत्म होने से, सोयल का जो लॉस होता है, सोयल की फर्टिलिटी जो खत्म होती है, जो एक्शन ऑफ विंड से होता है. तो यहाँ पर हमने प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं. ट्री वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री सो दैट वी कैन चेक दिस सोयल इरोजन व्हाइल फॉर्मिंग द शेल्टर बेल्ट. शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली एक रोज में जब हम प्लांट्स को लगाएंगे एक कतार में, तो विंड चेक भी इससे हो सकता है और विंड से ही ये बचा सकते हैं हम इस सोइल इरोजन को, स्पेशली इन द हिली एरियाज. नंबर 2, काउंटर प्लोइंग ऑन स्लोप्स. जो हमवार जमीन होती है वहां पर हम काउंटर प्लोइंग करते हैं. काउंटर प्लोइंग एक किस्म की फार्मिंग होती है जो रेक्टेंगुलर शेप में हम जब वो जो अपना फील्ड जो है इसको बनाते हैं ताकि जो सोइल लॉस है वो ज्यादा से ज्यादा ना हो. तो ये रेक्टेंगुलर शेप में हम बनाते हैं, इसकी एलिवेशन को देखते हैं और फिर जाके हम इस खेत को तैयार करते हैं और जिससे लीस्ट चांसेस होते हैं सोइल इरोजन के. नंबर 3, स्ट्रिप क्रॉपिंग चेक सोइल इरोजन. स्ट्रिप क्रॉपिंग भी अगर होगी तो ये भी एक किस्म की क्रॉपिंग है, ये सोइल इरोजन को बचा सकता है. ये भी एक किस्म का जो है एक हम ये कहेंगे एक स्टेप है. एक किस्म की फील्ड होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैरीज को बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक सॉफ्ट अंदाज में इसको बना सकते हैं. या जो डाउनवर्ड्स की तरफ होगा वहां से हम लाइंस के हिसाब से बनाएंगे. सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा. स्ट्रिप क्रॉपिंग इस तरह का ये बन जाएगा. ऐसे भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग. तो इससे भी हम हिली एरियाज में सोइल इरोजन को बचा सकते हैं. देन वी है टेरेस्ड कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन. जो हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं लैंड्स में, अपने फील्ड्स में, इसको ज्यादा हम ये लालच में आते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. तो इससे जो है ये एक किस्म का जो सोइल लॉस जो होता है, जब हम टेरेस्ड कल्टीवेशन करेंगे, शिफ्ट्स में जो हम ये लैंड को उगाएंगे वहां पर हम इसमें बीज बोएंगे या बाकी प्रोडक्शन करेंगे, तो ज्यादा इसमें पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती. इससे भी हम सोइल इरोजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. Then we had another question, part 4th of question number 2nd of unit 1st, resource and development. That is, what are the biotic and abiotic resources? Give some examples. हमने biotic resource को define करना है and abiotic resource को define करना है. तो कुछ examples देने हैं. तो dear students, biotic resources क्या होते हैं? Basically, biotic resources are these resources which are living in nature. वो resources जिनकी जिंदगी होती हैं, which sustains life, जिनकी जिंदगी होती है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. जैसे फ्लोरा एंड फाना.
Flora and fauna here means plants and animals. Plants and animals, they too have the life. They feel the same agitation, we can say. प्लांट्स के अगर एक टहनी को हम काटेंगे तो वहां पर जो वो एक किस्म का वो रस निकलता है, वो उसका रस नहीं है एक्चुअली, वो उसका ब्लड ही समझो. तो इस तरह से बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग इन नेचर, जो लिविंग होते हैं. एग्जाम्पल फ्लोरा एंड फाना, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फ्लोरा एंड फाना हियर मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज दे आर लिविंग इन नेचर, इनकी लाइफ है. प्लांट्स कैन ग्रो, दे कैन फील एटसेट्रा. Then we have abiotic resources. Resources which have no life but are essential for sustaining life are called abiotic resources. वो वसाइल जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है लेकिन उनमें लाइफ नहीं है, लेकिन इसके बरकस भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ. इंसानों की जिंदगी को संवारने में, सजाने में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. और ये रिसोर्स जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मुफीद है. जैसे स्टोन की बात करेंगे, पत्थर की बात करेंगे, लकड़ी की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे, कॉपर, आयरन, और इनमें लाइफ है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसान की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे रॉक्स एंड मेटल्स. ये एबायोटिक रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग इन नेचर. मेटल्स जो देहात होता है, रॉक्स जो चट्टाने होती है, पत्थर होते हैं इसमें, और जो सोयल फॉर्मेशन होता है वो इसी से होता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जब चट्टान टूटते हैं तो मिट्टी बन जाती है, और जो चट्टानों के टूटने से जो प्रोसेस जो बन जाती है, जब मिट्टी बन जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेंस. दिस इज कॉल्ड पेडोजेंस. द प्रोसेस थ्रू विच soil is formed is known as pedogenes. This is soil is formed by the weathering of rocks. ये एक process है. And I hope this is enough for today. Thanks. Stay home, stay safe.